नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज ईरान की बढ़ती ताकत को लेकर अब अमेरिका और इजराइल भी चिंता में दिखाई देने लगे हैं। इजरायली सेना ने तो सरकार को ईरान के ताकतवर बनने को लेकर साफ चेतावनी दे दी है। आईडीएफ ने इजरायली संसद को बताया है कि ईरान पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है और आने वाले वक्त में उसकी ताकत में और इजाफा होने वाला है। ईरान की बढ़ती ताकत के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान और इजराइल में फिर शुरू होगी जंग, क्योंकि इजराइल ताकतवर ईरान को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेगा। ये बात तो पहले से ही साफ हो गई है कि जल्दी ही ईरान को रूस से Su-35 लड़ाकू विमान मिलने वाले हैं, जिसके बाद ईरान पर हमला करना और मुश्किल हो जाएगा। इजराइल की बढ़ती इस चिंता को लेकर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। रूस से युद्ध के खिलाफ यूक्रेन के सपोर्ट में यूरोपीय देश लंदन बैठक में किया बड़ा ऐलान। अमेरिका को नया प्लान सौंपेंगे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। थाईलैंड और कंबोडिया में टूटा सीज फायर, बॉर्डर पर फिर छिड़ा संघर्ष, दोनों देशों ने एक दूसरे पर मढ़े आरोप। अमेरिकी किसानों को हो रहे नुकसान पर भड़के राष्ट्रपति ट्रंप, भारत, कनाडा, मेक्सिको पर नए टैरिफ की दी धमकी, किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा। और चलते चलते में देखेंगे ओजोन लेयर में होल पर आए चौंकाने वाले खुलासे की, ग्लोबल वार्मिंग से खतरे में आई धरती की प्रोटेक्टिव शील्ड। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इजराइल ने गजा का नया नक्शा बनाया, 50% जमीन कब्जा। आर्मी चीफ जमीर बोले ये अब नई सीमा, कब्जे वाला इलाका नहीं छोड़ने की कही बात। सीडीएफ बनने के बाद मुनीर की भारत को गीदड़ भभकी, कहा गलतफहमी में ना रहे, अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी देगा कड़ा जवाब। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र वालों के लिए सोशल मीडिया बैन आज से लागू, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट होंगे ब्लॉक। सरकार ने कंपनियों को आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। जापान में 7.6 की तीव्रता से आया भूकंप, कम से कम 30 लोग घायल। पीएम तकाइची ने आफ्टर शॉक्स के लिए लोगों से की अलर्ट रहने की अपील। तो ईरान तेजी से ताकत जुटा रहा है। रूस और चीन से लड़ाकू विमान और डिफेंस सिस्टम की खरीद तेज कर दी है, तो खुद तेजी से मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। अगर ईरान को जल्दी नहीं रोका गया तो फिर उसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ईरान की बढ़ती इस ताकत से चिंता में दिख रही है। उसकी तरफ से कहा गया है कि जिस तेजी से ईरान आगे बढ़ रहा है, अगर वो इसी तरह से चलता रहा तो जल्दी ही वो बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। इस साल जून के महीने में इजराइल और ईरान के बीच जो जंग चली थी, उससे पहले ईरान के पास जितनी मिसाइलें थी, अब उससे भी ज्यादा मिसाइलें उसके पास मौजूद हैं और तेजी से इनकी संख्या बढ़ रही है। ईरान सिर्फ ताकत ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि इसका प्रदर्शन भी कर रहा है। हाल ही में ईरान की नौसेना ने युद्धाभ्यास किया था, जिसमें ओमान सागर और रणनीतिक रूप से बेहद अहम हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागी गई। जो खबरें सामने आई उनमें दावा किया गया है कि युद्धाभ्यास के दौरान कद्र 110, कद्र 380 और गदीर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर यानी 1250 मील तक है। ईरान और इजराइल के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर के करीब है, यानी ईरान ने उन मिसाइलों के साथ युद्धाभ्यास किया है जिन्हें जंग के समय वो इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ईरान की तरफ से यहां तक कहा गया कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने 303 नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की है। हालांकि इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई, लेकिन एक बात तो तय है कि इसके निशाने पर भी इजराइल ही रहने वाला है। ईरान लंबे समय से हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की धमकी देता रहा है। जून की जंग में जैसे ही ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करना शुरू किया, वैसे ही युद्ध विराम हो गया था। और उसका कारण भी है कि इसी रास्ते से दुनिया को करीब 20% क्रूड की सप्लाई होती है। ईरान की ताकत से इजराइल घबराने लगा है, जिसके बाद इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने इजरायली संसद में बड़ा दावा किया है। आईडीएफ ने भी इस बात को मान लिया है कि ईरान बड़े पैमाने पर मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है। उसकी मिसाइल क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। आईडीएफ ने नेतन्याहू सरकार को इसे लेकर अलर्ट भी किया है कि अब जंग हुई तो बहुत बर्बादी देखने को मिलेगी। ये बात तो आप जानते ही हैं कि इजराइल और अमेरिका ने जून में ईरान पर एयर स्ट्राइक के बाद यह दावा किया था कि तेहरान अपनी मिसाइल क्षमता खो चुका है। हालांकि इजराइल ही नहीं, अब पश्चिमी देशों के राजनयिक भी ये कह रहे हैं कि पहले जो दावे किए गए थे वो पूरी तरह से सच नहीं थे। ईरान को नुकसान हुआ था, लेकिन वो जल्दी ही इस नुकसान से उबर गया। ईरान मिसाइलों के उत्पादन में तेजी से इजाफा कर रहा है। ईरान पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल कर मिसाइल तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम भले ना आगे बढ़ा हो, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता को बढ़ाना उसकी प्राथमिकता है।
क्योंकि ईरान को भी इस बात का एहसास है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए जंग के लिए खुद को तैयार करने के लिए वो अपनी मिसाइल क्षमता को तेजी से मजबूत कर रहा है। ईरानी मिसाइल इजरायल के साथ भविष्य के किसी भी संघर्ष में अहम होगी। एक बात तय है कि अब अगर इजरायल ने ईरान पर हमला किया तो उसे बहुत जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब ईरान पहले से ही तैयार है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की। तो 4 साल से चल रही ये जंग आखिर कब रुकेगी? पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो ये बात खुलकर कह रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि हमारे प्रस्ताव को ज़ेलेंस्की पढ़ने तक को तैयार नहीं है। और अब अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं। वो चाहते हैं कि जंग जल्दी खत्म हो जाए। तो यूरोप के देश युद्ध विराम को लेकर ऐसी शर्तें रख रहे हैं जिसे रूस कभी भी मंजूर न करे। लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के साथ बैठक की। इस दौरान स्टारमर ने कहा कि हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अगर युद्ध विराम होना है तो वो न्याय संगत और स्थायी होना चाहिए। संघर्ष और शांति के बीच कोई सीधी रेखा नहीं है। आने वाले दिनों में गहन कार्य जारी रहेगा। अब भी कुछ मुद्दे लंबित हैं। ब्रिटेन युद्ध के दौरान भी यूक्रेन का समर्थन करेगा और शांति वार्ता में भी साथ देगा। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन के बीच एकता को बेहद जरूरी बताया, जिससे रूस और यूक्रेन युद्ध के अंत को लेकर मजबूत बातचीत हो सके। लंदन में हुई इस बैठक के बाद अब ज़ेलेंस्की ने कहा कि युद्ध विराम को लेकर जो समझौता मसौदा तैयार हुआ है उसे अमेरिका को सौंपा जाएगा, जिससे ये बातचीत आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रंप ने जो 28 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था उसमें से अधिकांश पर यूरोप सहमत नहीं दिख रहा है। ऐसे में यूरोप के साथ मिलकर जो प्रस्ताव ज़ेलेंस्की ने तैयार किया है उसे क्या अमेरिका मंजूर करेगा? और अगर अमेरिका इस प्रस्ताव को मान भी लेता है तो क्या रूस उसे मंजूरी देगा? क्योंकि पुतिन पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि रूस की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक बार फिर छिड़ी जंग की। दरअसल बीते काफी वक्त से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद देखा जा रहा है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर तो करवा दिया, लेकिन यह सीज फायर ज्यादा वक्त तक नहीं चल सका। महज 45 दिनों में दोनों देशों में फिर से संघर्ष छिड़ गया है। थाईलैंड ने कंबोडिया पर हथियार जमा करने और बारूदी सुरंग बिछाने का आरोप लगाते हुए एयर स्ट्राइक कर दी। दरअसल ये विवाद तब भड़का जब कुछ समय पहले एक थाई सैनिक बारूदी सुरंग की चपेट में आकर घायल हो गया। इसके बाद थाईलैंड ने कंबोडिया पर नई बारूदी सुरंगें बिछाने का आरोप लगाया और सीमा पर लगातार हथियार जमा करने की भी बात कही। हालांकि कंबोडिया ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन दोनों देशों के बीच छिड़ी जंग थमती नहीं दिख रही। दूसरे दिन भी ये लड़ाई जारी है। कंबोडिया ने जानकारी देते हुए कहा कि थाईलैंड ने सुबह करीब 5 बजे से हमले शुरू कर दिए हैं, जिसमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, प्रेह विहार मंदिर और अन्य प्राचीन मंदिरों के पास हमले शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि कम से कम 3,503 कंबोडियाई परिवार यानी 11,136 लोग थाईलैंड की सीमा से लगे ओडार मीनचे प्रांत में अपने घरों को छोड़कर चले गए। कंबोडिया के शिक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड की सीमा से लगे कुछ हिस्सों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का ऐलान किया है। अब तक इस लड़ाई में 7 नागरिक मारे गए हैं। कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष हुन सेन ने जोरदार लड़ाई का वादा करते हुए कहा कि कंबोडिया को शांति चाहिए, लेकिन कंबोडिया अपने इलाके की रक्षा के लिए जवाबी हमला करने पर मजबूर है। कंबोडिया थाईलैंड के खिलाफ जोरदार लड़ाई लड़ेगा। कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने थाईलैंड पर क्रूर और गैर कानूनी कार्रवाई का आरोप लगाया है। तो वहीं थाईलैंड सेना के अधिकारियों का कहना है कि कंबोडियाई सेना थाई सेना पर हमला करने के लिए तोपखाने, रॉकेट लॉन्चर और बम गिराने वाले ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। यानी साफ है कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर आरोप मढ़ दिए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ये जंग कब थमेगी? क्या इस संघर्ष में एक बार फिर अमेरिका की एंट्री होगी? ये देखने वाली बात होगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ट्रंप की भारत पर नए टैरिफ की धमकी की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को लेकर सख्त रुख अख्तियार किया है। पहले तक तो उनका कहना था कि दूसरे देश अमेरिकी सामान पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उन पर कम टैरिफ लगाता है, जिससे उसे काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जवाबी टैरिफ की घोषणा की थी। लेकिन अब अमेरिका में किसानों के खस्ता हाल को लेकर ट्रंप का कहना है कि दूसरे देशों से आने वाला सस्ता सामान अमेरिकी किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है।
उन्होंने व्यापार नीतियों से प्रभावित अमेरिकी किसानों के लिए $12 बिलियन के राहत पैकेज की घोषणा भी की है। दरअसल अमेरिकी किसानों ने राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याएं रखी। किसानों का कहना है कि कम कीमत पर विदेशों से आ रहा चावल अमेरिकी बाजारों को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और घरेलू कीमतों को नीचे धकेल रहा है। इस पर ट्रंप ने कहा कि ऐसा करने वाले देश धोखा दे रहे हैं और इस बात के संकेत भी दिए कि इसके बाद नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने अमेरिका में भारतीय चावल की डंपिंग पर भी ध्यान देने की बात कही। ट्रंप ने किसानों से ही पूछा कि अगला टैरिफ किन देशों पर लगाया जाए, जिसके जवाब में कैनेडी राइस मिल की सीईओ मेरिल केनेडी ने कहा कि भारत, थाईलैंड और चीन इसमें सबसे अहम नाम है। टैरिफ काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसे दोगुना करना होगा। राष्ट्रपति ने भी इस पर सहमति जताते हुए कहा कि ऐसा जरूर होगा, यानी आने वाले वक्त में वो भारत पर अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि ट्रंप ने पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, जिसे लेकर पहले से ही काफी विवाद देखा जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता तो चल रही है, लेकिन कोई सहमति बनती नजर नहीं आ रही। ऐसे में अब ट्रंप की ये नए टैरिफ की धमकी दोनों देशों के बीच आर्थिक मोर्चे पर तनाव बढ़ा सकती है। यही नहीं, ट्रंप के निशाने पर कनाडा भी दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा कि बहुत सी खाद कनाडा से आती है, अगर ये बहुत सस्ती हो गई तो हम उस पर सख्त टैरिफ लगा देंगे। इसके अलावा मेक्सिको पर भी ट्रंप ने टैरिफ में 5% बढ़ोतरी की धमकी दी है। दरअसल 1944 की संधि के तहत टेक्सास में पानी की कमी को पूरा करने के लिए मेक्सिको अमेरिका को पानी की सप्लाई करता है। समझौते के तहत मेक्सिको को हर 5 साल में रियो ग्रांडे से अमेरिका को 1.75 मिलियन एकड़ फीट पानी की आपूर्ति करनी होगी। अब ट्रंप का आरोप है कि पिछले 5 साल में मेक्सिको इसे पूरा करने में असफल रहा है, जो टेक्सास की फसलों और पशुधन के लिए एक बड़ा झटका है। ऐसे में अब टैरिफ बढ़ाने की इस नई धमकी पर मेक्सिको भी भड़क गया। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने सभी आरोपों को खारिज किया है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एक बार फिर ट्रंप के टैरिफ से आर्थिक जगत में भूचाल आने वाला है? ये देखने वाली बात होगी। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे ओजोन लेयर की। तो अंटार्कटिका से एक खुशखबरी आई है। जी हां, हर साल की तरह 2025 में भी इसके ऊपर अगस्त में ओजोन होल बना, लेकिन इस बार इसने वैज्ञानिकों को ही हैरान कर दिया। ये होल 1 दिसंबर को ही बंद हो गया, जो 2019 के बाद सबसे जल्दी बंद होने का रिकॉर्ड है। ये एक पॉजिटिव संकेत है कि हमारी ओजोन लेयर अब रिकवरी मोड में आ गई है। आपको ताज्जुब होगा कि 2020 से 2023 तक ये होल काफी बड़ा था। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक इस साल ये ओजोन होल न सिर्फ छोटा रहा, बल्कि इसकी गहराई भी कम थी। सितंबर की शुरुआत में ये 2.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक फैला, जो वाकई में बड़ा है, लगभग अंटार्कटिका जितना। लेकिन पिछले साल से इसकी तुलना करें तो ये काफी कम है। पिछले साल ये होल 2.61 करोड़ वर्ग किलोमीटर का था। यह दिखाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यानी हानिकारक रसायनों को कम करने का समझौता और कुछ बदलती हवाएं अब अपना असर दिखा रही हैं। असल में अंटार्कटिका के ऊपर दिसंबर में पोलर वॉर्टेक्स यानी तेज बर्फीली हवाओं का चक्र कमजोर पड़ने लगता है, और जब ये टूटता है तो गर्म हवा आती है और ओजोन का रीफिल तेजी से होता है, जिससे ये होल भर जाता है। इस बार ये वॉर्टेक्स शायद थोड़ा जल्दी थक गया, या स्ट्रेटोस्फीयर में कमजोर हवाओं के कारण बाहर से ओजोन वाली हवा अंदर आ गई। कुल मिलाकर यह खबर हमें इस बात की उम्मीद देती है कि पृथ्वी का ये सुरक्षा कवच धीरे धीरे कर मजबूत हो रहा है, जो हम सब के लिए वाकई में गुड न्यूज है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।